बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो बेटा भौतिक विज्ञान 11 चैप्टर 4 समतल में गति, आज लेक्चर 9। आज प्रक्षेप्य गति के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रक्षेप्य गति, इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे आप जानते हैं जैसे कोई वस्तु है बेटा, अगर इस पर सीधी दिशा की ओर एक त्वरण कार्य कर रहा है, ठीक है, और इसका वेग भी इसी दिशा में है। इस वस्तु का वेग कहां पर है? सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर, त्वरण भी दाएं हाथ की ओर है। तो बेटा इसका जो डायरेक्शन रहेगा, दिशा रहेगी चलने की, वो हमेशा सीधी रेखा में रहेगा और ये जब तक चलेगा एक रेखीय गति करेगा। एक रेखीय गति, कौन सी गति करेगा? एक रेखीय गति करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर किसी वस्तु को मुक्त कर दूं, रिलीज कर दूं, ड्रॉप कर दूं, तो कहां चलेगा? ये नीचे की ओर। ठीक है, यही यहां पर है कि भाई एक रेखीय गति करेगा, या ऋजु रेखा के अंदर ऋजु रेखीय गति करेगा। या तो ये वाली गति होगी, मैं एक बॉल को छोड़ता हूं, यहां से बॉल को मुक्त कर देता हूं। ठीक है, अब ये नीचे की ओर मूव करेगी। इस पे गुरुत्वीय त्वरण कहां लग रहा है? नीचे की ओर। इसका वेग भी कहां पर है? नीचे की ओर। तब ये सीधी रेखा में ही नीचे गिरती रहेगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अगर मैं वस्तु को ऊपर फेंकूं, अगर वस्तु को मैं ऊपर फेंकूं, यहां से वस्तु ये ऊपर चली, ऊपर वेग दे दिया मैंने ऊपर की ओर, जी कहां कार्य कर रहा है? नीचे की ओर हमेशा। ठीक है, अभी भी बेटा ये ऋजु रेखा में एक रेखीय गति करेगी, वो बात अलग है। इसका वेग लगातार कम होता जाएगा, उच्चतम बिंदु पर जाकर इसका वेग शून्य हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे लौटना चालू कर देगी इस तरीके से। ऐसे यहां पर अगर मैं ये त्वरण जो है वेग के विपरीत दिशा में लगा दूं, ये अब ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हो सकता है वस्तु आगे चले, है ना, फिर पीछे की ओर गतिमान हो जाएगी। ठीक है, पहले आगे की ओर वेग जैसे वहां था, पहले वेग क्या होगा? आगे की ओर शून्य हो जाएगा, उसके बाद ये इधर की तरफ मूव करने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी दिशा में जब वेग और त्वरण के बीच का कोण या तो 0 डिग्री है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा या तो 0 डिग्री है, या वेग और ए के बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। तो ये रेखीय गति करेगी, ऋजु रेखीय गति करेगी। ठीक है, कैसी गति करेगी? ये ऋजु रेखीय या एक रेखीय गति होगी। ठीक है, अब अगर मैं एक केस ऐसा लूं कि भाई वस्तु जो है, ठीक है, ऐसे फेंकी गई, यानी एक वस्तु, जैसे मेरे पास ये बॉडी है बच्चों, है एक वस्तु है, इस पर गुरुत्वीय त्वरण कहां कार्य कर रहा है? नीचे की ओर। अब मैंने इसे ना तो ऊर्ध्वाधर फेंका ऊपर की ओर, ना तो इसे मैंने ऊपर की ओर फेंका यूं करके, मैं इसे क्या कर रहा हूं? ये किसी एंगल पर फेंक रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया कि वस्तु को ऐसे फेंका, ऐसे वेग दिया। अब ये एंगल यहां पर क्या है? एंगल ना तो 0 डिग्री है, ये थीटा जो है ना तो 0 डिग्री है और ना ही ये 180 डिग्री है। तो अब ये रेखीय पथ पर तो नहीं चलेगी। ठीक है, अब बेटा ये इस तरीके से गति, इसका जो पथ होगा ये वक्राकार होगा, यानी वस्तु जो है ऊर्ध्वाधर तल में वक्राकार पथ पर चलेगी। ठीक है, यही गति बेटा क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ठीक है, तो यानी प्रक्षेप्य गति हमारे पास क्या हो गई कि भाई वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी कोण पर, ठीक है, इसको वेग दें। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी
अन्य दिशा में, यानी किसी कोण पर, अन्य दिशा में, ठीक है, यानी किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में वेग दिया जाता है, ठीक है, और वस्तु एक समान गुरुत्वीय त्वरण में एक समान, इसको उधर लिख देते हैं, वस्तु एक समान गुरुत्वीय और वस्तु एक समान गुरुत्वीय त्वरण में, ठीक है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में वेग दिया जाता है और वस्तु एक समान गुरुत्वीय त्वरण में वक्राकार पथ पर चलती है, तो इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रक्षेप्य गति कहते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर सही कर लीजिए, इसमें शायद ये ऐसा होगा, है ना। तो बेटा यहां पे इस तरीके से जो गति होगी, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, ऊर्ध्वाधर दिशा तो ये हो गई, इससे भिन्न किसी दिशा में, किसी कोण पर मैं वस्तु को वेग देता हूं एक समान गुरुत्वीय त्वरण में, तो वस्तु एक वक्राकार रास्ते को फॉलो करती है, पथ पर चलती है, तो ये गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जिस वस्तु को हम फेंकते हैं, जैसे यहां पे बॉल फेंकी, या मैंने मार्कर फेंक दिया, या भाला फेंक दिया, ठीक है, तो बेटा जो वस्तु फेंकी जाती है उसको सिंपली प्रक्षेप्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेंकी गई वस्तु को, फेंकी गई वस्तु क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य कहलाएगी। क्या कहेंगे इसको? प्रक्षेप्य, यानी प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। मान लो इसे मैंने फेंका, जब हम बहुत सिंपल वे में बेटा बात करते हैं, बहुत सरल शब्दों में बात करते हैं कि भाई प्रक्षेप्य गति किसी वस्तु को, उस टाइम हम कैसे फेंकते हैं? क्षैतिज तल में फेंकते हैं, यानी कि बेटा ये मैंने क्या मान लिया? एक्स अक्ष, और ये मान लिया वाई अक्ष, ठीक है। ये इसका बिंदु, ओरिजिन हो गया। बेटा जब भी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो बहुत सरल उसमें समझने के लिए और इसका गणितीय रूप बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम एक्स और वाई तल ले लेते हैं। एक्स और वाई तल ले लेते हैं और एक वस्तु को यहां से फेंकते हैं यू वेग से। ये जो कोण बन रहा है मान लीजिए थीटा है, तो बेटा अब ये इस तरीके से वक्राकार पथ पर जाके आगे गिर जाती है। ओ से चली, ओ डैश पर गिर गई, ठीक है। जिस वस्तु को फेंका गया उसका नाम क्या है? प्रक्षेप्य, ठीक है। जो इसका रास्ता है, ये रास्ता जो वक्राकार पथ है, वक्राकार पथ, ये प्रक्षेप्य पथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रक्षेप्य पथ। क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य पथ, यानी ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या कहलाएगा? ये ट्रेजेक्टरी कहलाएगा, ठीक है, जो वक्राकार पथ होगा। तो बेटा ये जान लीजिए, प्रक्षेप्य की जो वक्राकार पथ होता है उसकी प्रकृति परवलयकार होती है। ये परवलय है। ये कैसा नेचर है? सर्कल नहीं है बेटा, ये सर्कल की तरह नहीं है। सर्कल तो इस तरीके से कुछ होता ही हो करके, ये सर्कल होता, ये सर्कल नहीं है, ठीक है। सर्कल से ज्यादा फैला हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो पथ है कैसा है? परवलय आकार का, यानी ये कैसा है? प्रक्षेप्य पथ परवलय आकार, या परवलय की तरह है, पैराबोलिक, या पैराबोला है, या पैराबोलिक, ठीक है। बेटा जिस गति से इसको फेंकते हैं, यहां पर यू से फेंक रहे हैं, यू वेग से फेंक रहे हैं,
जिस वेग से फेंकते हैं उसे हम प्रक्षेप्य वेग कहते हैं। तो यू क्या हो गया? प्रक्षेप्य वेग। ये प्रक्षेप्य वेग हो गया। जिस बिंदु से फेंका जाता है प्रक्षेप्य बिंदु, प्रक्षेप्य बिंदु। तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य बिंदु बोलेंगे। जहां गिरता है वो प्रक्षेप्य बिंदु हो गया, जहां पर गिरा यानी स्ट्राइक किया तो ये टकरान बिंदु हो गया। ओ डैश क्या हो गया? टकरान बिंदु, जहां पर ये टकराता है। ठीक है, जहां ये टकराता है टकरान बिंदु हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं बेटा, प्रक्षेप्य गति के अंदर कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं, सबसे पहली आप देख रहे हैं वस्तु यहां पर दो गतियां एक साथ कर रही है। दो गतियां बच्चों एक साथ चल रही हैं। जैसे मेरे पास यहां पर ये चला, ये ऑब्जेक्ट फेंका गया, ये फेंका गया, ये फेंका गया, ये ऐसे करके दो गतियां एक साथ कर रहा है। एक तो ये एक्स अक्ष में इसकी स्थिति आगे बढ़ती जा रही है, एक्स अक्ष की दिशा में ये आगे चल रहा है। देखो ये एक्स अक्ष में आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये वाई अक्ष में भी पहले ऊपर की ओर जाता है फिर नीचे की ओर आ जाता है। यानी दो गतियां हो गई, एक एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक एक्स अक्ष के अनुदिश और दूसरी वाई अक्ष के अनुदिश। और ये दोनों ही बेटा आत्मनिर्भर गतियां हैं, एक दूसरे से कोई इनका संबंध नहीं है। तो पहली विशेषता हमारी यही हो गई। डायग्राम को फिर से सही कर देते हैं, कुछ मिट गया, ये ऐसे बना देते हैं। ठीक है, पहली विशेषता यानी ये दो आत्मनिर्भर गतियों का योग है। यह जो प्रक्षेप्य गति होती है दो अनिर्भर भी कह सकते हैं, अनिर्भर गतियों का योग है। अब ये गतियों का योग कैसे? एक एक्स अक्ष के अनुदिश, एक गति कहां पर है? एक्स अक्ष के अनुदिश, एक गति एक्स अक्ष के अनुदिश है और दूसरी वाई अक्ष के अनुदिश गति है। और ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। यह दो अनिर्भर गतियों का योग है। या आत्मनिर्भर, अपने में ही डिपेंड करेंगे, दूसरे पर नहीं। या आत्मनिर्भर गतियों का योग होता है। ठीक है, दूसरी बात बेटा यहां प्रक्षेप्य गति में जो प्रक्षेप्य है, जो वस्तु फेंकी गई है उस पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण एक समान कार्य करता है। यहां देखो वस्तु ये है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर, वस्तु यहां पर आ गई, थोड़ी देर बाद इसमें भी नीचे की ओर, वस्तु उच्चतम बिंदु पर आ गई, इसमें भी जे नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इसमें भी गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है और यहां पर भी नीचे की ओर। यानी गुरुत्वीय त्वरण एक समान है, ना तो उसकी दिशा बदलेगी और ना ही उसका मान वैल्यू बदलेगी। यानी जी कैसा रहता है? ना तो जी की दिशा, यानी जी की दिशा कैसे रहती है? एक समान, नीचे की ओर एक समान, और इसका मान भी जी की वैल्यू या जी का मान ये भी कैसा रहता है? एक समान। इसमें भी कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो ये इसकी बहुत खास बातें, खास फीचर। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण की बात करते हैं। प्रक्षेप्य गति के उदाहरण जैसे हम बॉलिंग करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। आप लोग बॉल हाथ में पकड़ी और ये इस तरीके से यहां पे ऊपर लाके हाथ छोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे जो हाथ छोड़ देंगे या किसी बॉडी को जैसे भाला फेंकते हैं या बॉल फेंके इस तरीके से यूं करके, ये सब कैसी गति होंगी? प्रक्षेप्य गति होंगी। जैसे गेंद को फेंक दिया या भाला को फेंक दिया ऐसे करके, ये भाले को फेंका ऐसे करके, तो भाले की ये गति जो है प्रक्षेप्य गति है, भाले की गति। ठीक है, अब जैसे आप छत पर खड़े हो गए अपने घर पे, ये छत हो गई आपकी ऊपर ऐसे करके, यहां एक फुटबॉल रखी है,
ठीक है, आप आए, आपने हिट कर दिया, आप आए यहां पे, आपने एकदम इसको हिट कर दिया, ये आपने इसको हिट कर दिया, ठीक है, ये बॉल जो है इस तरीके से गति करती हुई आगे चलेगी। तो ये गति भी बेटा क्या हो गई, प्रक्षेप पे गति हो गई। ये भी गति क्या है, प्रक्षेप पे गति है, ठीक है। या मान लो एक टैंक आ गया, अब ये टैंक हो गया एक, ये अब इसने भी एक गोला दाग दिया यहां पर, अब गोला निकला यहां से, ये गोले की गति भी कैसी हो गई, प्रक्षेप पे गति हो जाएगी, ठीक है। एक चीज सोचिए और एग्जांपल देते हैं, जैसे बच्चों एक एरोप्लेन, हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, ये आगे की ओर चल रहा है, ये क्या कर रहा है, आगे की ओर, ये ऊंचाई पर आगे की ओर जा रहा है। अब इसमें से एक ऑब्जेक्ट जो है वो गिराया जाता है, एक वस्तु छोड़ दी जाती है, ये वस्तु ऐसे करके छोड़ दी जाती है यहां पे। तो अब ये वस्तु कहां गति करेगी, अगर ऐसे कोई बंदा यहां से देखे, ग्राउंड से खड़े होके देख रहा है यहां पर, ठीक है, ये प्रेक्षक जो है कहां पर है, ग्राउंड पर है, इसने देखा कि एक वस्तु यहां से छोड़ी गई है, या इस हवाई जहाज ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया है, एक बॉम्ब को क्या छोड़ा है यहां से, तो ये बॉम्ब की गति कहां पर होगी। अगर मैं कहूं कि इसका रास्ता बनाओ, तो रास्ता कहां पर होगा, पीछे की ओर होगा क्या, कहां होगा, ये रास्ता यहां पर होगा, या नीचे की ओर होगा, या आगे की ओर होगा। तो देखते, देखो सबसे पहले जब कोई वस्तु गति कर रही है और उसमें जो भी चीज है, जैसे हम कार में बैठे होते हैं, बस के अंदर जा रहे हैं, तो बस का हर हिस्सा, हम लोग या जितने लोग भी बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे एक ही वेग, बस के वेग से गति कर रहे हैं। ऐसे ही एरोप्लेन में हर चीज, ये बॉल भी एरोप्लेन के की गति कर रही है, यानी जो एरोप्लेन का वेग है मान लो v, तो इस वस्तु का वेग भी v होगा। जैसे इसको मैं यहां पर छोड़ूंगा, जैसे यहां छोड़ूंगा, एरोप्लेन में जैसे कोई बॉम्ब गिराया गया, वस्तु छोड़ी गई, तो जो एरोप्लेन की गति होगी उस टाइम, वही इस वस्तु की गति भी होगी उसी क्षैतिज दिशा में। अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण ये फ्री हो गई है, अब ये नीचे भी गिरेगी, नीचे का भी वेग, अभी तो जो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग है वो तो शून्य है, वस्तु यहां पर रिलीज करी गई है, लेकिन प्रारंभिक क्षैतिज वेग शून्य नहीं है, वो एरोप्लेन जितना है। तो अब गुरुत्वीय त्वरण कहां लग रहा है, नीचे की ओर, तो इसका मतलब अब इसमें दो गतियां होंगी बच्चों, दो गतियां, एक तो ये नीचे की ओर यानी वाई अक्ष में नीचे की ओर भी चलेगा, और एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में और क्षैतिज दिशा में। तो जब दो गतियों का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में, एक्स और वाई दिशा में योग होता है, तो वस्तु वक्राकार रास्ते पर चलती है, उसे नीचे भी आना होता है और आगे भी बढ़ना होगा। ये वस्तु आगे भी बढ़ती जाएगी क्षैतिज वेग, और नीचे भी आती जाएगी इस तरीके से। तो बेटा ये ऐसे परवलयाकार रास्ते पर आगे गिरेगा। तो इसका मतलब जो एरोप्लेन को मान लो इस ए पॉइंट पर बॉम्ब गिराना है, तो कैलकुलेटेड कर लेते हैं, कैलकुलेशन गणना कर लेते हैं कितनी वेलोसिटी है, कितने टाइम में, और ये यहाँ पे अगर ए पे बॉम्ब ड्रॉप करना है तो कहां से इनको बॉम्ब छोड़ना होगा। तो ये ध्यान रखिए, पीछे की ओर और ना नीचे की ओर जाएगा, ये आगे की ओर जाएगा। ये सब बेटा किसके एग्जाम्पल है, प्रक्षेप पे गति के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगला पॉइंट जो लेंगे, उसमें हम ये प्रूव करेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि जो इसका रास्ता है, पथ है, ये परवलयाकार होता है। बच्चों एग्जाम में ये 2 नंबर का या 3 नंबर का जरूर पूछा जाता है। देखो बढ़िया से तैयार कर लेंगे इस प्रश्न को। यानी हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य पथ, प्रक्षेप्य पथ पर वलयाकार होता है, पर वलयाकार होता है, ठीक है। बेटा एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आपने छोटे क्लास में गणित के अंदर पढ़ रखा है कि भाई जो सरल रेखा है उसकी एक इक्वेशन समीकरण होती है, सरल रेखा की समीकरण होती है, या सरल रेखा की समीकरण, सरल रेखा की समीकरण,
सरल रेखा की समीकरण, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये सरल रेखा की समीकरण है। अच्छा, जो पथों की समीकरणें होती हैं, जैसे ऋजुरेखीय सरल रेखा की गति, ये y और x में होंगी। किस में होंगी? y और x में। इसमें समय का पद नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे एक पॉइंट, जैसे हम आप बात करूं, अगर कोई वस्तु सर्कल में चल रही है, वृत्ताकार वृत्त में चल रही है, वृत्ताकार पथ की समीकरण, उसकी जो समीकरण होगी, उसकी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगी। यानी दोनों ही पदों पर एक्स और वाई एक, यानी कितनी घात लगी है? सेम घात लगी है, दो दो, द्विघातीय है। यहां पर ये एक घातीय है, एक एक घात लगी है, ठीक है। यहां पर दोनों पर द्विघात लगी हुई है। बेटा यहां जो परवलयकार होता है, परवलयकार की जो समीकरण होती है वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहां पर x में द्विघात है, ठीक है, और y में एक घात। तो ध्यान रखेंगे, y में एक घात और x में द्विघात। समीकरण x y में ही आएगी। तो बस यही चीज हमें यहां पर प्रूफ करनी होगी कि भाई जो प्रक्षेप्य पथ है, एक्स वाई का संबंध, ठीक है, उसमें y तो एक घातीय है और x द्विघातीय है। अगर ये हम प्रूफ कर गए तो बेटा ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि प्रक्षेप्य पथ परवलयकार होता है। तो करते हैं बेटा इसको। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। एक्स अक्ष, y अक्ष, ये प्रक्षेप्य बिंदु, U से इसको फेंका गया थीटा कोण पर। अब देखिए, मैंने कहा बेटा इसकी विशेषता क्या है प्रक्षेप्य गति की? दो गतियां एक साथ, ऊर्ध्वाधर तल में दो गतियां एक साथ। कौन कौन सी? एक तो ये एक्स अक्ष के अनुदिश चलेगी और वाई अक्ष के अनुदिश चलेगी, दूसरी वाई अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के अनुदिश। अब वेग ये है, तो इसका मतलब कि भाई इस वेग का एक घटक इसे एक्स दिशा में चलाएगा और दूसरा घटक इसे वाई दिशा में चलाएगा। तो इसको वियोजित कर लेते हैं, u को थीटा के अनुदिश हमेशा वियोजित भाग, हमेशा बेटा क्या होगा? u cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में या 90 डिग्री पर, यहां से ये 90 डिग्री एक्स और वाई अक्ष के बीच का कोण, ठीक है, और ये होगा u sin थीटा। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो क्षैतिज दिशा में घटक है वेग का, u cos थीटा है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है वो u sin थीटा है। अब बच्चों वस्तु, अब यहां पे मैं पथ बनाता हूं। पथ ये चलिए, ये ऐसे करके आगे, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये o डैश मान लेते हैं इस तरीके से। अब मैंने मान लिया कि भाई किसी समय पर, t समय पर वस्तु p बिंदु पर है। कहां पर है? p बिंदु पर। और इसके जो निर्देशांक हैं x, y। बेटा x, y निर्देशांक का मतलब होता है कि भाई अगर मैं ये लंबवत दूरी देखूं तो ये y के बराबर है। ये कितनी है? y। और क्षैतिज दूरी देखूं, ये क्षैतिज दूरी कितनी होगी? x के बराबर। क्षैतिज दूरी x के बराबर होगी। क्षैतिज दूरी कितनी है? x के बराबर। और जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो y के बराबर होगी। ऊर्ध्वाधर दूरी है, ये कितनी होगी? y के बराबर। ये दूरी y के बराबर होगी और ये दूरी कितनी होगी? x के बराबर होगी, ठीक है। और ये p बिंदु, इसके निर्देशांक x, y का, ये मतलब है कि ऊर्ध्वाधर दूरी y और क्षैतिज दूरी x के बराबर, ठीक है। ये कितने समय में पहुंची वस्तु यहां पर? t समय में। t समय पर, p बिंदु पर किस समय पहुंची? t समय पर, ठीक है। तो बेटा अब यहां से हम निकाल लेते हैं। अब जैसे दो, मैंने कहा बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं कि भाई प्रक्षेप्य पथ या प्रक्षेप्य गति की सबसे खास विशेषता है दो गतियों का योगफल। अब मैं दोनों गतियों को अलग अलग करके निकालता हूं। तो क्षैतिज दिशा में गति, सबसे पहले क्षैतिज दिशा में गति, क्षैतिज दिशा में गति। भाई जो क्षैतिज दिशा में गति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा वेग जिम्मेदार है? ux।
यूएक्स इसे क्षैतिज दिशा में चला रहा है और क्षैतिज वेग यूएक्स का मान यू कॉस थीटा है। बेटा ये क्षैतिज दूरी एक्स तय करी इसने टी समय में, तो क्षैतिज दूरी है, क्षैतिज दूरी एक्स के बराबर है कितने समय में, टी समय में, यानी लगा समय, इसमें लगा समय कितना, टी। अब क्षैतिज दिशा में बच्चों ध्यान रखिए, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। क्यों नहीं कर रहा है? आप कहोगे तो गुरुत्वीय त्वरण में है, गुरुत्वीय त्वरण तो काम कर रहा है। बेटा गुरुत्वीय त्वरण का इस पर कोई असर नहीं है। कैसे असर नहीं है उसको समझिए। ये देखिए जैसे वस्तु ये चले, ठीक है, कहीं पर भी आप देखें गुरुत्वीय त्वरण कहां लगेगा, इस पूरे रास्ते पर, पूरे पथ पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है, ठीक है। तो ये y अक्ष के अनुदिश गति को तो प्रभावित करेगा, लेकिन x अक्ष के अनुदिश यानी x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष ये हो गया और g ये हो गया, इनके बीच का कोण कितना बना, 90 डिग्री। अगर मैं g का प्रभाव x अक्ष पर लूं, इसका घटक g का घटक x पर लूं, तो ये क्या होगा, g cos थीटा, और यहां बच्चों थीटा कितना है, 90, g cos 90 डिग्री और cos 90 का मान 0, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब इस g का x अक्ष के अनुदिश कोई भी घटक नहीं होगा, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण x अक्ष की दिशा में कार्य नहीं करेगा। ये ध्यान रख लेंगे बेटा, यानी गुरुत्वीय त्वरण x अक्ष की दिशा में कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो बस अब यहां क्षैतिज दिशा में जो गति हो रही है, कोई त्वरण है नहीं वहां पर, तो बस डायरेक्ट लगा दीजिए, क्षैतिज दूरी x बराबर क्षैतिज वेग गुणा समय, ये आ गया ux गुणा समय, ठीक है। ux कितना है, u cos थीटा, समय t है, x ये है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे कई इक्वेशन लिखी है, सरल रेखा की, वृत्ताकार पथ की, परवलयाकार की, इसमें कहीं पर भी t नहीं है, तो t हमारा आना नहीं चाहिए, t यहां पर आ रहा है, तो सबसे पहले मैं t को गायब करने के लिए यही निकाले दे रहा हूं, t बराबर x बटा u cos थीटा, यानी यहां से समय निकाल लिया मैंने, समय बराबर हो गया x बटा u cos थीटा, ठीक है। अब बेटा ऊर्ध्वाधर दिशा में गति की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में गति की बात करते हैं। अब देखो प्रारंभिक वेग क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग uy है, uy ये क्या है, प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग, किसमें, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है, uy, जो किसके बराबर है, u sin थीटा के बराबर है, ठीक है। अब बेटा यहां पे t समय बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन या चली गई दूरी कितनी है, y, तो गति का द्वितीय समीकरण लगाइए, गति का द्वितीय समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u आरंभिक वेग हो गया, t समय हो गया, a त्वरण हो गया, ठीक है, s विस्थापन या ऊर्ध्वाधर दिशा में चली गई दूरी जो कि यहां पर y है, y बराबर बेटा आरंभिक वेग, u क्या है, आरंभिक वेग, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आरंभिक वेग uy ये हो गया, टाइम ये हो गया, हाफ a की जगह क्या रख देंगे, माइनस g, क्योंकि वस्तु ऊपर चल रही है, g नीचे लग रहा है, माइनस g t स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों क्या करते हैं, uy का मान रखते हैं, uy किसके बराबर है, u sin थीटा, तो ये हो गया u sin थीटा टाइम t माइनस हाफ g t स्क्वायर, y ये आ गया। मैंने कहा था कि भाई यहां जो भी हमें समीकरण लेनी है x y में लेनी है, तो x y में समीकरण बनाने के लिए t का मान यहां से मैं इसको पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण मान लेता हूं, तो पहले का समीकरण से t का मान निकालकर दूसरे समीकरण में चिपका दीजिए, ठीक है। यानी t का मान कहां से, यहां से निकाल के यहां चिपकाना है, यहां लगा देना, लगा दीजिए, तो इसे मैं लगा के लिखता हूं y इज इक्वल टू u sin थीटा
अब इंटू टी, टी कितना है बच्चों, एक्स बटा यू कॉस थीटा, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब माइनस यहां लिख देते हैं माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी का मान फिर से लगाइए एक्स यू कॉस थीटा का वर्ग, थोड़ा सिंप्लीफाई सरल करिए इसको, तो y बराबर, अब देखो यहां से u से u चला गया, ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये आ गया टेन थीटा, ये x हो गया माइनस हाफ, अब देखो g ये लिख दीजिए, अब x का वर्ग ये लिख दीजिए u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं इस समीकरण में देखिए y पर घात क्या है, y एक घातीय है, एक घात है यानी 1 है, ठीक है। और x क्या है, x पर पावर कितनी है, अधिकतम पावर कितनी है 2, तो ये द्विघातीय है, अतः हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, परवलयाकार पथ की समीकरण है, अतः जो प्रक्षेप्य पथ होगा क्या होगा, परवलयाकार होगा। तो ये किसकी समीकरण है, ये समीकरण कौन सी है, परवलय की समीकरण है, ये परवलय की समीकरण है, इस प्रकार हम इसे सिद्ध कर सकते हैं।